की। 17 साल बाद हिंदुस्तान के कब्जे में आया है तहव्वुर राणा और अब उसके गुनाहों का हिसाब शुरू हो रहा है। इसका आगाज बीती रात हुआ। कोर्ट ने 18 दिन की एनआईए रिमांड में तहव्वुर राणा को भेज दिया है। आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद बीती रात दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया गया और कोर्ट ने 18 दिन की एनआईए रिमांड में भेज दिया। एनआईए ने सबूतों का हवाला देते हुए पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कस्टडी में लेकर पूछताछ की जरूरत बताई थी। कोर्ट से 20 दिन की रिमांड एनआईए ने मांगी थी, जिसके बाद अदालत ने 18 दिन की रिमांड दी है। एनआईए की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लेकर अपने हेडक्वार्टर रात में पहुंच गई थी। वहीं पर उसे रखा जाएगा और यहीं तहव्वुर राणा से पूछताछ, जिसका सिलसिला आज सुबह अब शुरू होगा। लंबी फहरिस्त सवालों की एनआईए एक एक कर इन तमाम सवालों के जवाब तहव्वुर राणा से लेगी। 18 दिन की एनआईए को कस्टडी मिली है तहव्वुर राणा की और इसी दौरान एनआईए तहव्वुर राणा से सारे राज उगलवाएगी। तो सुबह 11 बजे से तहव्वुर राणा से यह पूछताछ शुरू होनी है। तो मुंबई हमले का आरोपी है तहव्वुर राणा। हिसाब किताब शुरू हो गया है। टाइमलाइन के जरिए अब मैं आपको बता देती हूं। 6:30 बजे का वक्त था। पालम एयरपोर्ट पहुंचा वो विशेष विमान जिससे तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। फिर 6:45 पर वहीं एयरपोर्ट पर ही एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया था तहव्वुर राणा को। इसके बाद 8:45 पर रात 8:45 पर तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर भारत में सामने आई और 10:05 पर पटियाला कोर्ट के लिए निकल गई थी टीम एनआईए की तहव्वुर राणा को लेकर। 10:30 बजे पटियाला कोर्ट पहुंचती है एनआईए की टीम तहव्वुर राणा को लेकर। फिर 11:53 पर तहव्वुर राणा की रिमांड एनआईए की तरफ से मांगी जाती है। इस मामले पर दोनों तरफ से दलीलें रखी जाती हैं और रात के 2 बजते अदालत का फैसला आता है। 18 दिन की रिमांड एनआईए को दे दी जाती है तहव्वुर राणा की। ऐसे में अब 26/11 मुंबई हमले का यह आरोपी तहव्वुर राणा और तहव्वुर राणा के वकील के मुताबिक 18 दिन की एनआईए रिमांड में उसे भेजा गया। एनआईए ने 20 दिन की रिमांड मांगी थी। एनआईए ने 20 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी दी है इन्वेस्टिगेशन के लिए और ये डायरेक्ट किया है कि कस्टडी में लेने से पहले और अगली डेट पे प्रोडक्शन से पहले भी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेस्ट होंगे और बीच में जो भी उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए की दलीलें सुनी, समझी और अपना फैसला सुनाया। आतंकी तहव्वुर राणा को एनआईए की रिमांड में भेजा। आज तहव्वुर राणा से अब पूछताछ शुरू होगी। तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर में रखा गया है जहां सुरक्षा बेहद कड़ी है। एनआईए के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राणा को एनआईए हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर पर जो सेल है वहां रखा गया है। सीसीटीवी कैमरों से लैस है ये सेल। इस सेल में मल्टीपल लेयर डिजिटल सिक्योरिटी के साथ गार्ड्स तैनात हैं। एनआईए अधिकारियों की मीटिंग के बाद राणा से आज पूछताछ शुरू होगी। ये पूछताछ भी कैमरों के सामने ही की जाएगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत एनआईए दफ्तर से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज वर्मा भी एनआईए दफ्तर के बाहर से ही हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको मनोज के पास लेकर चलेंगे और जरा मनोज से ये जानते हैं। मनोज, ये बताइए कि जिस सेल में रात गुजरी है इस आतंकी तहव्वुर राणा की, अब जब सुबह पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा तो बताया जा रहा है कि यहाँ एनआईए मुख्यालय में ग्राउंड फ्लोर पर यह सेल है। ये जो पूरा सेल है जहां उसको रखा गया है सीसीटीवी कैमरे से लैस है और कई मल्टीपल लेयर यहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम है। तो क्या पूछताछ भी इसी सेल में होगी? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूँगा जो सेल है वो ग्राउंड फ्लोर पर ही है। उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा मल्टी लेयर सिक्योरिटी भी है। 24 घंटे वहाँ पर गार्ड्स का पहरा है और जो पूछताछ है वो इस सेल में नहीं होगी बल्कि उसके लिए एक अलग से इंटेरोगेशन रूम है। उस इंटेरोगेशन रूम में तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू होगी जो कि कैमरे के सामने होगी। कैमरे के सामने उससे पूछताछ शुरू की जाएगी। करीब 10 बजे जो हमें सूत्र जानकारी दे रहे हैं, अधिकारियों के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ एनआईए हेडक्वार्टर में शुरू हो जाएगा। पहले जो अधिकारी हैं वो आपस में एक मीटिंग करेंगे जिसमें डीजी खुद
कुछ शामिल होंगे और उसके बाद पूछताछ का सिलसिला है करीब 11 बजे शुरू होगा। पहले खुद एक मीटिंग की जाएगी और ये तय किया जाएगा मीटिंग में कि किस किस मुद्दे पर कहाँ से शुरुआत करनी है पूछताछ की। इतना ही नहीं, सूत्र हमें ये भी जानकारी दे रहे हैं कि उस मीटिंग में जो तय किया जाएगा उसकी एक रिपोर्ट जो है वो डेली बेसिस पर गृह मंत्रालय को भी सौंपी जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 बजे करीब जब अधिकारी यहाँ पर पहुँचना शुरू करेंगे तो पहले उनकी एक आपसी मीटिंग होगी, एक अहम मीटिंग होगी जिसमें डीजी खुद ज्वाइन करेंगे मीटिंग को और उसके बाद 11 बजे तहव्वुर राणा से एक एक सवाल का जो जवाब है वो लिया जाएगा। नीरज का रुख कर लेते हैं, जानते हैं नीरज से सूत्र क्या बता रहे हैं कि पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है अब रिमांड तो मिल गई है, अब पूछताछ का जो सिलसिला शुरू होगा इसकी कमान एनआईए में किसके हाथ में है, कितने अधिकारियों की टीम होगी और किस तरीके से, क्योंकि सवालों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, किस तरीके से वो सवाल एक एक कर रखे जाएंगे सामने तहव्वुर राणा के। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्यों कौन कौन से सवाल होंगे, ये सबसे बड़ा जो है सवाल है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सरकार की तरफ से, जो अमेरिका का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसकी तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया है इस एक्सट्रेडिशन को लेकर, यानी कि राणा को लेकर। और अगर आप उसको गौर से पढ़ेंगे, उस जो बयान सामने आया है उसमें अमेरिका ने साफ तौर से लिखा है कि ये जो तहव्वुर हुसैन राणा है ये भले ही कनाडाई नागरिक है लेकिन ये मूलतः जो रहने वाला है पाकिस्तान। पहली लाइन ही उनकी शुरू होती है कि ये पाकिस्तान का रहने वाला है। और दूसरी बात, उन्होंने इस अपने जो एक्सट्रेडिशन वाला जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें उन जो ट्रांसक्रिप्शंस हैं और जो बातचीत करता था तहव्वुर हुसैन राणा डेविड कॉलमैन हेडली से और मुंबई हमले के बाद जो कन्वर्सेशन है उसमें साफ तौर से वो ये कहता था कि भारत ये डिजर्व करता है, यानी कि भारत इतना बड़ा हमला डिजर्व करता है। और वो कारण जो है वो बताना जरूरी नहीं है, सबको मालूम है कि ये कश्मीर को लेकर और गैर इस्लामिक देशों को लेकर किस तरह की सोच रखते थे, उसको लेकर ही उन्होंने इस ट्रांसक्रिप्शन की बात की है। साथ ही ये जो तहव्वुर हुसैन राणा है ये भारत के खिलाफ जंग की बात करता था, ये उस स्टेटमेंट में भी लिखा गया है अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का जो सामने आया है, जिसमें ये कहता था कि जो आतंकी मारे गए हैं अजमल कसाब और बाकी जो आतंकी मारे गए हैं उनको निशाने हैदर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत के खिलाफ जंग लड़ी है। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरह की सोच ये रखता था, विचार रखता था, इसकी विचारधारा क्या थी और किस तरह से इसके पाकिस्तान के साथ लिंक थे कि ये डेविड कॉलमैन हेडली के साथ बात करता था, आईएसआई के साथ बात करता था कि इन आतंकियों को निशाने हैदर देना चाहिए, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो वीरता पुरस्कार है जो कि युद्ध के दौरान दिया जाता है, जैसे कि हम भारत में देखते हैं परमवीर चक्र दिया जाता है और साथ ही अशोक चक्र दिया जाता है, ऐसे ही निशाने हैदर है। तो ये इस तरह की मांग करता था। इसका साफ मतलब है कि इसने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रची थी। उसी साजिश के तारों को खोलने के लिए ही 18 दिन की रिमांड एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मिली है। अब एनआईए के अधिकारियों के जांचकर्ताओं के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इसके सारे राज जो खुलवाए, किस किस तरह से इसकी परतें हैं इस मुंबई हमले की, जिसमें पूरा चार्जेस लिखे हुए हैं वो, और साथ ही पाकिस्तान का जितना भी ये रोल था इस मुंबई हमले में 26/11 में, उसको पूरी तरह से खुलासा किया जाए। रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास जल्दी से। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, हमने देखा किस तरीके से कोशिश तो बहुत की इस आतंकी तहव्वुर राणा ने कि किसी तरीके से पैंतरेबाजी कर ले और भारत इसका प्रत्यर्पण रुक जाए, लेकिन अमेरिकी अदालतों में इसकी सारी याचिकाएं खारिज होने के बाद आखिरकार कल ये भारत लाया गया है। अब सवाल ये कि जाहिर सी बात है इसको भी समझ में आ रहा होगा कि अंजाम इसका भुगतना पड़ेगा, इसको, उससे ये बच नहीं सकता। तो ये रात किस तरीके से इसकी गुजरी है सेल में, इसको लेकर सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारी मिल रही है क्या मनोज? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूँगा कि करीब 2:30 बजे, रात को 2:30 बजे तहव्वुर राणा को जो एनआईए की टीम थी वो यहाँ एनआईए हेडक्वार्टर लेकर के पहुँची थी। उसके बाद वो सो गया था। सुबह करीब 8 बजे तक जो जानकारी सूत्र हमें दे रहे हैं कि 8 बजे तक वो सोता रहा है और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले उठा है वो। अभी उसने क्या खाया है, क्या पिया है, इसकी जानकारी अभी तक सूत्रों से नहीं मिल पाई है। जैसे ही जानकारी मिलेगी मैं उसको ज़रूर साझा करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब उसको एक एक सवाल का जवाब जो है वो देना पड़ेगा। जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, शुरुआत में जो है उससे जो पूछताछ की जाएगी वो उसके बैकग्राउंड को लेकर पूछताछ की जाएगी, उसका जन्म कहां पर हुआ था, उसके परिवार में कितने लोग हैं, वो पाकिस्तान में कहां पर रहा है। तो शुरुआती पूछताछ यहां से शुरू की जाएगी और उसके बाद जो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन है वो मुंबई हमलों को लेकर के आगे बढ़ेगी। तो अब जब ये पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा तो कहीं ना कहीं तहव्वुर राणा को एनआईए के कठिन सवालों के जो जवाब हैं वो देने पड़ेंगे। जी, एनआईए को 18 दिन की रिमांड मिल गई है तहव्वुर राणा की, और ऐसे में तहव्वुर राणा अब बचने का उसके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। तहव्वुर राणा को सजा क्या होगी ये भारत की न्याय प्रणाली तय करेगी। हम अभी से नहीं बता सकते कि इसमें वक्त कितना लगेगा, लेकिन 26/11 का दर्द जिन लोगों ने झेला, जिन्होंने आतंक का वो नंगा नाच अपनी आंखों के सामने देखा, उन्होंने
तहव्वुर राणा की सजा तय कर दी है। मुंबई पुलिस के कांस्टेबल तुकाराम ओंबले वो जाबाज थे जिन्होंने 26/11 के दिन गिरगांव चौपाटी में अपनी जान देकर कसाब को गिरफ्तार करवाया था। ओंबले का कसाब से सीधा सामना हुआ था। कसाब ने उनके सीने में गोलियां उतार दी थी, लेकिन शहीद तुकाराम ओंबले ने उसे भागने नहीं दिया। अब ओंबले का परिवार चाहता है तहव्वुर राणा को सरेआम फांसी दी जाए। पुलिस ऑफिसर हेमंत बाबदनकर कसाब के साथी आतंकी अबू इस्माइल को इन्होंने ही मार गिराया था। इन्होंने इस्माइल को 3 गोलियां मारी थी। बाबदनकर चाहते हैं तहव्वुर राणा की सजा वही हो जो कसाब की थी, मतलब फांसी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। तहव्वुर राणा को यूएसए के सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यार्पण करके लाना, इससे एक मैसेज पूरे जग को जा रहा है कि भारत के ऊपर कोई भी हमला करेगा या कोई भी दुर्व्यवहार करेगा उसे बख्श नहीं दिया जाएगा। हमले में जितने भी एक्यूज, मेरा तो कहना है कि आखिरी जो एक्यूज रहेगा उसे भी यहाँ पे लाके उसके ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए और उसको भी कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। ऐसे लोगों को भर चौक में लेके, बड़े चौक में लेके, आज़ाद मैदान जैसे मैदान में लेके उनको जाहिर फांसी देना चाहिए। उनका शरीर का एक अवयव काट के उसके ऊपर नमक छिड़क के ये लोग को सजा देनी चाहिए ताकि कोई आतंकी पाकिस्तान में पैदा ना हो। सीधे आपको लेकर चलते हैं नीरज राजपूत के पास और जरा नीरज से ही अब इस बात को समझते हैं। नीरज, जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो पूरी की पूरी चार्जशीट है, उसमें प्रावधान क्या है? अधिकतम सजा फांसी जो मांग की जा रही है यहाँ पर? बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। फांसी की सजा है क्योंकि हम जानते हैं कि 166 लोगों की जान गई थी मुंबई हमले में। 250 के करीब 238 की जो संख्या थी वो उसमें जो है लोग जो थे वो घायल हुए थे, तो आप मान सकते हैं। और ये जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी इसमें 302 केस भी लगा था, इसमें यूएपीए भी लगा था इसमें, और कॉन्स्पिरेसी का भी केस लगा था कि किस तरह से भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रची गई। तो ये जो एफआईआर की जो एक्ट्स है इसमें आईपीसी की, उसमें जो हत्या करने का और उसमें फिर फांसी सजा प्रावधान है। लेकिन इसमें यह देखना होगा कि क्या कोई क्लॉज लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो डील कर रहा था इस पूरे मामले को तहव्वुर हुसैन राणा के, उसमें ऐसा कोई लिखा नहीं है स्टेटमेंट में। और उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि उनके भी अमेरिकी नागरिक मारे गए थे, 6 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे इस हमले में मारे गए थे। हम जानते हैं कि इजराइल के भी नागरिक मारे गए थे। तो इनकी ये सोची समझी साजिश थी कि हम लोग जो भी अटैक करेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान से आए हुए आतंकी थे, उनको भारत की जो कमर्शियल राजधानी है उस पर अटैक करना था। भारत के सबसे बड़े होटल में से एक ताज होटल पर हमला करना था। साथ ही वहाँ पर जो लोग मौजूद थे और वहाँ जो मौजूद विदेशी नागरिक थे उनको टारगेट करना था। ये इनकी कॉन्स्पिरेसी थी ताकि जो मैसेज है जिहाद का या कश्मीर का, उसको पूरी दुनिया में फैलाया जाए। इनको ऐसा लगता था कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो दुनिया है वो कहीं संजीदा नहीं है, इसको लेकर ही इन्होंने इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची। साथ ही भारत को किस तरह से कमजोर किया जा सकता है इन हमलों के जरिए, जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि 1000 कट कैसे देने हैं, वो करना था। तो उसमें फांसी की सजा है। तो जो लोग बहुत शुक्रिया आपका नीरज राजपूत। मनोज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिन धाराओं के तहत मामला तहव्वुर राणा पर दर्ज हुआ है, भारतीय कानून के तहत उनमें फांसी का प्रावधान है। और बड़ी बात यह कि जो प्रत्यर्पण तहव्वुर राणा का हुआ है बिना किसी शर्त के, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि इसको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। इसी वजह से जो अंजाम आतंकी कसाब का हुआ था, वही अंजाम तहव्वुर राणा का आने वाले समय में होना तय है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड एनआईए की गिरफ्त में। इससे आज से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। 26/11 के राज उगलवाए जाएंगे। 2008 के वो जख्म आज भी कई लोगों के जहन में ताजा हैं। पूर्व एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य का क्या कहना है, वो आपको सुना देते हैं। आज वही मंजर सामने नजर आ रहा, रोंगटे खड़े हैं। फांसी लटकाया जाएगा तो तब जो ना देश के अंदर एक खुशी की लहर होगी। हम लोगों को यहाँ से बुलाया, हम लोग बाई एयर यहाँ से वहाँ पहुँचे मुंबई। नरीमन हाउस के ऊपर ड्रॉप किया गया, ओबराय होटल के लिए ड्रॉप किया गया और जो ना ताज होटल के लिए ड्रॉप किया गया। 15 से 20 मिनट के अंदर जो ना नरीमन हाउस का ऑपरेशन जो ना हमारे साथियों ने ख़त्म कर दिया। 2 ताज होटल में हम लोगों ने 26-27 तारीख को दिन भर लड़ाई लड़ी, 27 तारीख की रात को लड़ी, 28 तारीख को दिन भर लड़ी, 28 तारीख की रात को लड़ी। तो 29 तारीख को सुबह वो ऑपरेशन ख़त्म हुआ था। उसी दौरान जो ना पहले हमने न्यूट्रन ताज को क्लियर किया। न्यूट्रन ताज के अंदर लगभग 22-23 मंजिल का है वो। उसके बाद जो ना फिर हम ओल्ड ताज के अंदर भाग गए आतंकवादी। कभी वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, आग लगा रहे थे। तो
पानी की कहीं ऐसे पाइपलाइन वगैरह होती उनको तोड़ देते थे, क्योंकि कमांडो आएंगे तो आवाज़ आएगी अंधेरे में, पैरों की आवाज़, हम उससे पता चल जाएगा, फायरिंग करेंगे। तो हम जब लगातार लोगों को निकाल रहे थे, मैंने खुद ने 2 आतंकवादियों को मारा, 627 आदमी को ताज होटल से मैं जिंदा ऑन रिकॉर्ड जो है ना वहाँ से जिंदा निकाला। मैं समझता हूँ तहव्वुर राना का भारत में लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की। इसको कौन हैंडल करता था ISI से? हाफिज सईद का रोल क्या था, नकवी का रोल क्या था, और ये जो इसको फाइनेंस कौन करता था? तो इससे बहुत सारे पोल खुलेंगे जो पाकिस्तान की डीप स्टेट ने, ISI ने ये सारा कांड किया, उसके लिए इन सब लोगों को अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है।